Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Ahmad Ali from Gorakhpur, UP. ये प्रॉब्लम स्टैटिक्स की है. फोर्सेस इन 3 dimensions चैप्टर से. A force P acts along the axis of X and another force NP along a generator of the cylinder x square plus y square is equal to a square. Show that the central axis lies on the cylinder n square ब्रैकेट में है एन एक्स माइनस जेड होल अब स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एन 1 प्लस एन स्क्वायर होल अब स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एन टू द पावर 4 ए स्क्वायर. तो इस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें देखना होगा कि किसी बॉडी पर कितने फोर्स लग रहे हैं, कितने फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, और फिर हम देखेंगे कि उन फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन क्या है. मींस हमें उनका लाइन ऑफ एक्शन जिस डायरेक्शन में फोर्स लगे हैं उसका हमें इक्वेशन फाइंड करना होगा, और ये इक्वेशन निकालेंगे वो हमारे प्रॉब्लम को आगे तक सॉल्व करने के लिए सिमेट्रिक फार्म में अगर इक्वेशन निकालेंगे तो बेहतर रहेगा. यानी इसी फार्म में हम लोग सिमेट्रिक फार्म में लाइन का इक्वेशन निकालेंगे जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा. फिर इसके बाद हम इन फोर्सेस का एक्सिस मीन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के लॉन्ग जो कंपोनेंट है फोर्स का जो कंपोनेंट है वो फाइंड करेंगे, और इसी तरीके से इन फोर्सेस का एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ कपल भी फाइंड करेंगे. और इसके बाद जो है ऐसे फार्मूले का यूज़ करेंगे जिस मतलब मोमेंट ऑफ कपल फाइंड करने के लिए एक फार्मूला जो हम आगे चल के बताएंगे भी, मतलब यहाँ पर हम लोग देखेंगे भी कि उससे फिर हम कंपोनेंट ऑफ मोमेंट ऑफ कपल्स भी फाइंड कर लेंगे. और यहाँ पर फिर ये जब सारे फोर्सेस के बारे में ये बात जो हमने भी बोली है दोनों जब हो जाएंगी तब हम रिजल्टेंट यानी जैसे सभी फोर्सेस का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस यानी एक्सिस की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होंगे उनका कलेक्ट कर लेंगे. मीन्स अभी एक एक फोर्स का था, अब जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा उसका देखेंगे एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कितना है, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट है. और साथ ही साथ जो है हम इसका मोमेंट ऑफ कपल भी एक्सिस के अबाउट जिसको हम कैपिटल एल एम एन कहते हैं इसको फाइंड कर लेंगे. ये हमारे आगे किस तरीके से सॉल्व करना है वो बताना है. और फिर उसके बाद हम यहाँ पर जब ये सारी चीज़ें निकाल लेंगे यानी जो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जेड मीन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट फोर्स का जो कंपोनेंट्स हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस में वो फाइंड कर लेंगे. जब ये सारी चीज़ें आ जाएंगी तो जो हमसे पूछा गया है यानी सेंट्रल एक्सिस जो है उसका इक्वेशन वो हम इस फार्मूले से फाइंड कर लेंगे, जो बाद में भी हम फार्मूला लिखेंगे. लेकिन हमारा गोल क्या रहेगा उस किस तरीके से जाना है. कैपिटल एल माइनस वाई माइनस कैपिटल जेड माइनस स्मॉल जेड इंटू कैपिटल वाई अपान कैपिटल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एम माइनस स्मॉल जेड कैपिटल एक्स. यानी एक टर्म को अगर याद कर लेंगे आप तो सिमेट्रिकली इसको हम याद कर सकते हैं. तो ये बहुत सिंपल सा एक फार्मूला है. बस इसके देखें पहले में जो है वो एक्स आ रहा है और अपान में, और यहाँ पर एल आ रहा है क्योंकि ये सिमेट्रिकल है. इस फार्मूले के को ही हम बता दें सिमेट्रिकल कैसा है, यानी आपको किस तरीके से याद रखना है. एक्स के बाद वाई आएगा और वाई के बाद जेड आएगा. अभी सवाल की शुरुआत नहीं हुई है, क्या हम लोग करेंगे कैसे करेंगे इसके बारे में हमने भी बता दिया है. हमारा गोल ये है और ये फार्मूला हमें कैसे याद करना है वो बता रहे हैं. फिर उसके बाद हम सवाल की शुरुआत इंशाल्लाह करते हैं. तो यहाँ पर एक्स के बाद वाई आ रहा है, वाई के बाद जेड आ रहा है और जेड के बाद एक्स आएगा. यानी इस फार्मूले को याद करने के लिए बता रहे हैं. 3 यहाँ पर चूँकि टर्म आएंगे तो अभी हमने 2 लिख पाए हैं, और फिर हम देख रहे हैं कि एल के बाद एम आता है और एम के बाद एन आता है और एन के बाद फिर एल आएगा. तो इस ऑर्डर से हमको याद करना है. तो पहले तो एल लिखेंगे और दूसरे वाले में एम होगा और तीसरे वाले में यहाँ पर एम के बाद एन आएगा. तो एल के बाद एम फिर एन, और यहाँ पर इसलिए एन आ जाएगा और उसके साथ माइनस होगा और एक ब्रैकेट होगा. तो सभी में ऐसे ब्रैकेट यहाँ पर लगा देंगे और इनके बिटवीन जो टर्म होगा बिटवीन
टर्म्स के बीच में जो साइन है वो माइनस होगा। अपान में देखिए x के बाद y आ रहा, y के बाद z आ रहा और y के बाद यहाँ पर इसलिए z रख देंगे। तो यहाँ पर वैल्यू बस एक टर्म को तो याद ही करना पड़ेगा, जैसे x आ गया और थोड़ा सा याद करने के लिए ये है y z और वाई जेड यहाँ पर रहेगा। यहाँ पर मतलब एक बार अगर ये कैपिटल फिर ये स्मॉल फिर कैपिटल फिर स्मॉल और कैपिटल इस ऑर्डर से आएगा। यो यानी यहाँ पर स्मॉल हो गया वो अगली बार कैपिटल होगा और जो कैपिटल है वो स्मॉल होगा। और जो कैपिटल वाले हैं उनको बाद में लिखें आप, स्मॉल वाले को पहले लिखें। और ये वैल्यू जो है वो फोर्सेस को डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई और कैपिटल जेड। यानी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका एक्स एक्सिस डायरेक्शन में कंपोनेंट का सम है, ऐसे ही वाई एक्सिस और जेड एक्सिस डायरेक्शन में। और कैपिटल एल एम एन जो है वो रिजल्टेंट का एक्सिस की डायरेक्शन में, यानी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में ये मोमेंट कंपोनेंट ऑफ मोमेंट ऑफ कपल्स है। तो इन सब की वैल्यू जब हम फाइंड कर लेंगे यानी एक्स बाई जेड एल एम एन, तो उन वैल्यूज़ को हम इसमें रख देंगे, हमारा आंसर यानी जो प्रूव करना है वो आ जाएगा। यानी सेंट्रल एक्सिस के का इस सिलेंडर पर लाई करा हुआ उसका इक्वेशन हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो हम इसको कंप्लीट करना था, इस टर्म को हमने कहा याद कर लीजिए आप किसी भी तरीके से, फिर उसके बाद इसको देख के यहाँ लिख सकते हैं। एल के यहाँ पर एम हो जाएगा और वाई की जगह पर जेड हो जाएगा। और जेड के बाद क्या आता है, जेड के बाद एक्स आता है, तो जेड के यहाँ पर एक्स आ जाएगा। फिर माइनस इसी को देख के लिख दें या फिर हम यहाँ से लिख सकते हैं जेड के बाद एक्स आएगा और जेड के बाद एक्स आना है और एक्स और यहाँ पर वाई के बाद जो होगा वो जेड आएगा, वाई के बाद जेड आता है। तो आप समझ गए होंगे। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, एम के बाद एन आ गया और यहाँ पर जेड के बाद हम लोग जानते हैं कि एक्स आता है तो एक्स लिख दिया और इसके बाद एक्स के बाद वाई आता है तो इसको यहाँ पर हम वाई लिख देंगे। वो ध्यान रहे कि हमें कैपिटल लिखना है, जेड के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई, कैपिटल स्मॉल कैपिटल इस तरीके से। और फिर इसका यहाँ से देख के लिख सकते हैं, ये एक्स की जगह पर फिर वाई आना है स्मॉल में और कैपिटल में आना है, जेड के बाद एक्स आना है तो इसको हमने कैपिटल एक्स लिख दिया। तो ये फार्मूला हो गया, यानी उस एक्सिस यानी इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्सिस का ये फार्मूला हो गया। तो इसको यहाँ तक हमें पहुँचना है, इसका यूज़ करना है और उसके लिए हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना होगी। तो हम इसकी शुरुआत कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो देखना है जो कितने फोर्सेस लग रहे हैं। तो दो फोर्स हैं पी और दूसरा है एन पी। तो एक एक करके फोर्स हम लोग लेंगे और उनके लिए फिर हम करस्पॉन्डिंग एक्स के करस्पॉन्डिंग x1 y1 z1 l1 m1 n1 इसी तरीके से दूसरा लेंगे तो x2 y2 z2 l2 m2 n2 फाइंड करके फिर बाद में x y z और l m n की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो इसको कैसे फाइंड करना हर एक फोर्स के लिए, वो सवाल की शुरुआत यहाँ से होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा एक फोर्स p है तो उसके बारे में बात करेंगे। ए फोर्स कैपिटल P acts along the x एक्सिस। तो x एक्सिस के along जो फोर्स लगा है P, तो उसका हम यहाँ पर निकाल रहे हैं, उसका x एक्सिस का इक्वेशन लिख रहे हैं। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि x एक्सिस वो एक्सिस होती है, वो लाइन होती है जिसमें अगर हम इसको x एक्सिस बोल दें, इसको y एक्सिस बोल दें और इसको z एक्सिस बोल दें, तो ये ऑरिजिन है। और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चूँकि हमसे बोला जा रहा है कि ये फोर्स जो P है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगा है, तो इसका इक्वेशन निकालना है तो हमें मालूम होना चाहिए इस पर ये किस पॉइंट से होकर जा रहा है। तो ऑरिजिन से ये लाइन जा रही है और इस लाइन जो कि एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के हम लोग जानते हैं डी डायरेक्शन कोसाइन यानी DCS जो होते हैं 1 0 होते हैं। तो इस लाइन का इक्वेशन हम आसानी से लिख सकते हैं और वो सिमेट्रिक फार्मूला लाइन का इक्वेशन होता है एक्स माइनस जो भी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है और y माइनस वाई कोऑर्डिनेट और z माइनस z कोऑर्डिनेट, क्योंकि कोऑर्डिनेट 0 0 0 है x y z। और अपान में जो DRS होते हैं डायरेक्शन कोसाइन वो यहाँ पर लिख देंगे एक्स एक्सिस के 1 0 0। इसका हमें आगे चल के यूज़ भी करना होता है। तो इसके बाद जो है हम कंपोनेंट जो फोर्स P है उसका कंपोनेंट्स फोर्स के निकालेंगे, यानी components of the force capital P parallel
टू एक्सिस आर। तो सबसे पहले P जो फोर्स है इसका एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट निकालेंगे, तो जनरल मेथड हम बता देते हैं। पहला फोर्स है तो x1 लिख देंगे, उसका कंपोनेंट निकालना हो तो ये यहाँ से उठा लेंगे आप 1, और यहाँ पर जो भी फोर्स है यानी P फोर्स है वो लिख देंगे 1 इंटू पी। तो आपको पता है ये जो वैल्यू जो होगी वो P के इक्वल आ जाएगी। ऐसे ही जो y एक्सिस P का y एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट निकालना है तो जनरल मेथड बता देंगे कि इसमें ये यहाँ से उठा लीजिए, जिस एक्सिस की जिस लाइन के अबाउट फोर्स लग रहा है उसके साथ P से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसका इंटू करेंगे 0 में P का, तो इसकी वैल्यू तो 0 की इक्वल आ गई। इसी तरीके से Z एक्सिस की डायरेक्शन में अगर P का कंपोनेंट निकालेंगे तो यहाँ पर ले लीजिए ये, बस ध्यान रहे कि ये 1 1 होना चाहिए यहाँ पर। तो ये वैल्यू 0 इंटू कितना हो जाएगा, P जो फोर्स है उसका कंपोनेंट निकालना था तो 0 इंटू ये हो गया कैपिटल Z1 की वैल्यू 0 के बराबर आ गई। वैसे तो आप रीड लीजिए है, यहाँ पर कंपोनेंट देख सकते हैं, सिर्फ एक्सिस की डायरेक्शन में ही ये फोर्स लगा है P, तो यहाँ पर x1 बराबर P होगा। और जो कि इस डायरेक्शन में इस 4 के कंपोनेंट 0 होंगे तो डायरेक्ट हम 0 भी लिख सकते थे। वैसे हमने हर एक फोर्स के लिए और जनरल केस में इसको बता दिया है, जिसका हम आगे चल के यूज़ भी कर लेंगे। तो एक ही मेथड रहेगा तो आसानी रहेगी आपको। तो अब हम दूसरा फिर कंपोनेंट, ये तो फोर्सेस के कंपोनेंट निकाल दिए, अब हम निकाल लेंगे एंड कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंट ऑफ कपल, या कपल ऑफ मोमेंट भी लिखा होता है बुक्स में, तो हमने ये यूज़ किया है। अगर वो जो सही हो वो लिख लीजिएगा। इज़ गिवन बाई, मेरे हिसाब से तो ये सही है, गिवन बाई। तो इस फार्मूला, जैसे हमने शुरुआत में बोला था कि हम एक फार्मूला हम लोग देखेंगे जिससे हम इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो फाइंड करेंगे। कंपोनेंट्स एक्चुअल में L1 और M1 और N1 है, लेकिन इसके लिए ये फार्मूला याद रखिए, जिसमें आई कैप से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ जे कैप से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ पर के कैप से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये फार्मूला दिया जाता है, एक डिटर्मिनेंट से फाइंड किया जाता है आसानी से, आई जे के यहाँ पर लिख दिया जाता है। और इस तरफ जो ये लिखेंगे यहाँ पर आप देखिए, जो जिस डायरेक्शन में हमारा फोर्स P लग रहा था उसी का चूँकि हमें मोमेंट ऑफ यानी कंपोनेंट ऑफ मोमेंट ऑफ कपल फाइंड करना है। तो ये देखिए किस लाइन से, लाइन के किस पॉइंट से जा रहा है, जिस पॉइंट से जा रहा है एक्स वो पॉइंट जो है आप पता कर लीजिए कोई एक पॉइंट, तो वो पॉइंट 0 0 0 है, तो उसको तो हमें यहाँ पर रखना होगा, उस पॉइंट को तो यहाँ पर रख दीजिए। अब इस वाले जो रो होता है, थर्ड वाला रो जो होता है, उसमें आप जो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट है वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट है उसको लिख देंगे, जो अभी आए हैं कितने हैं P0 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी P0 0, ये यहाँ पर लिख दिया। जो अभी हमारा कैपिटल X1 Y1 और Z1 आया वो यहाँ इस वाले रो से, इससे हम वैल्यू L1 M1 N1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यानी अभी दो चीज़ें जो हमने निकाली हैं इसी का इस्तेमाल करते हुए हमें L1 M1 N1 मिल जाएगा। क्योंकि एक रो 0 है कंप्लीट, तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होगी वो 0 के बराबर आएगी, यानी 0 वेक्टर आएगी। और 0 वेक्टर को हम लिख सकते हैं 0, जो कि वेक्टर है ये, तो 0i प्लस का 0j और प्लस का 0k। और चूँकि ये इक्वल चल रहा है L1 आई कैप M1 जे कैप प्लस N1 के कैप में, तो इसको जब हम कंपेयर करेंगे तो L1 की वैल्यू 0 आ जाएगी, और आई का कोएफिशिएंट इक्वल किया दोनों साइड का, और इससे जे के कोएफिशिएंट को दोनों तरफ इक्वल करेंगे, इस तरीके से के कोएफिशिएंट को दोनों तरफ इक्वल करेंगे, तो ये वैल्यू हमें मिल गई है। यानी हमने P फोर्स के बारे में, एक फोर्स जो P फोर्स लग रहा है उसके बारे में जो भी चीज़ें थी वो सारी की सारी हमने निकाल के रख दी हैं। अब दूसरे फोर्स के बारे में बोला जा रहा है कि दूसरा फोर्स कौन सा है। अनदर फोर्स NP along a generator of the cylinder x² + y² = a²। तो दूसरा फोर्स जो है वो एक सिलेंडर के जनरेटर के अलॉन्ग लगा है, उसकी वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड NP है। तो इसको हम यहाँ पर बना के दिखा देते हैं कि कहाँ पर है। पहला जो भी फिगर बनाया था उसको यहाँ पर इसमें शामिल करते हुए हम बना देंगे। यानी पहले बताया गया था कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जो फोर्स है वो तो P के बराबर है, और फिर बताया जा रहा है यहाँ पर कि ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक सिलेंडर है
और इसका इक्वेशन हमको दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वेशन हमको दे रखा है वो एक कर्व का इक्वेशन है, ये जो सर्किल का इक्वेशन एक्चुअल में दिख रहा है। लेकिन अगर हमने सिलेंडर कह दिया इसको तो इसका मतलब ये समझें कि इसका बेस जो है वो ये सर्किल है और वो वाई एक्सिस के जेड एक्सिस के लॉन्ग, एक्स वाई में तो बना हुआ है ये, और जेड एक्सिस के लॉन्ग जेड एक्सिस के पैरेलल है ये। तो इस तरीके का ये एक हमारा सिलेंडर हो गया। और सिलेंडर के कोई कह रहे हैं कि एक ले लीजिए कोई भी यहाँ पर जनरेटर जो होती है वो सिलेंडर की जो एक्सिस होती है, यानी यहाँ पर जेड एक्सिस है तो उसके पैरेलल लाइन होगी, यानी जो जेड एक्सिस होती है उसके जो DCS होते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं, 0 0 1 होते हैं। और तो यहाँ पर हमने एक पॉइंट अगर यहाँ पर ले लेंगे ए पॉइंट है ये और दूसरा पॉइंट भी, तो जनरेटर इस लाइन के पैरेलल है। इसका इक्वेशन अगर फाइंड करना तो दो चीज़ें हमारे पास होना चाहिए। हम लोग जानते हैं पैरेलल लाइंस की जो DCS होती हैं यानी DRS होती हैं वो इक्वल होती हैं। तो इस लाइन की जो यानी जेड एक्सिस की जो DRS हैं यानी DCS हैं 0 0 1, वो इसकी DRS कहलाएंगी यानी 0 0 1। DRS या DCS कुछ भी हो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता यहाँ पर इक्वेशन हम लाइन निकालने के लिए। अब एक पॉइंट की ज़रूरत और होगी, तो वो पॉइंट यहाँ पर ले लें, कहीं पर भी लें। तो इस यहाँ पर हम ले लेते हैं ये जो प्लेन है वो XY प्लेन है और XY प्लेन में Z बराबर 0 होता है। तो इस वाले प्लेन में हम लोग देखा कि Z की जो वैल्यू होगी वो तो 0 के बराबर हो जाएगी। अब XY की वैल्यू क्या होगी, और हम लोग जानते हैं कि सर्किल में कहीं पर भी आप रहें तो इसमें जो पोलर फॉर्म में अगर इसको कन्वर्ट करें तो पोलर फॉर्म में हम लोग जानते हैं सर्किल का इक्वेशन होता है x इजिकल टू ए, ये रेडियस होती है, इंटू कॉस थीटा, y इजिकल टू ए साइन थीटा। यानी ये पॉइंट को पोलर कोऑर्डिनेट को यहाँ पर डिनोट करता है। तो यहाँ पर x कोऑर्डिनेट हो जाएगा a कॉस थीटा और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा a साइन थीटा और z कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 हो जाएगी इस पॉइंट पर, क्योंकि हमें इस लाइन जो जनरेटर है यानी जनरेट करता है इस कहना चाहिए सिलेंडर को, क्योंकि अगर इस लाइन के अबाउट इसको घुमाएंगे तो एक जनरेट करके एक हमें बन जाएगा सिलेंडर बन जाएगा। तो इस लाइन AB जो जनरेटर है उसका हमें इक्वेशन फाइंड करना होगा। तो उसके लिए हमें इसके DRS जो हमने पहले ही बता दिए और पॉइंट भी यहाँ पर निकल आया। अब इक्वेशन इसका लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो हम इस लाइन AB का जो जनरेटर है उसका इक्वेशन अब लिखने जा रहे हैं। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ जनरेटर जिसका नाम है जनरेटर का जनरेटर AB, द इक्वेशन ऑफ जनरेटर AB ऑफ सिलेंडर का जो जनरेटर है उसका इक्वेशन हो जाएगा x माइनस एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू a कॉस थीटा के बराबर है, और फिर y माइनस वाई कोऑर्डिनेट जो कि a साइन थीटा के बराबर है, a साइन थीटा, और z माइनस फिर इसमें ये z कोऑर्डिनेट जो कि 0 के बराबर है क्योंकि XY प्लेन पर ये पॉइंट हमने लिया है, और अपान में इस लाइन की DRS जो कि z एक्सिस के पैरेलल है उसकी DRS z एक्सिस के 0 0 1 होती है। तो हमने ये लाइन का इक्वेशन यहाँ पर फाइंड कर लिया है। इसका यूज़ आपको मालूम है जिस तरीके से P फोर्स के लिए भी हम लोगों ने LMN की वैल्यू निकालने के लिए किया था और जो फोर्सेस के कंपोनेंट थे वो निकालने में लिखा था, तो ये भी उसी के काम आएगा। तो हम फोर्स जो NP है, दूसरा फोर्स NP जो कि इसी के अलॉन्ग लगा हुआ है, इसके अलॉन्ग NP फोर्स लगा हुआ है जनरेटर के, तो उसके कंपोनेंट निकालने में इसका यूज़ करेंगे इस लाइन का। तो अब इसे लिखते हैं, फोर्स NP एक्ट्स कर रहा है, लगा हुआ है, किसके अलॉन्ग लगा है ये लिख दें अलॉन्ग दी, हालांकि बता दिया दी जनरेटर, लेकिन यहाँ पर हम अपने जैसा कि हमने लिखा है उसके अकॉर्डिंग जनरेटर जिससे जैसे इक्वेशन नंबर अगर 1 डाल दें तो इक्वेशन जनरेटर 1 के अलॉन्ग लगा है। अब इसके हम कंपोनेंट लिखेंगे। कंपोनेंट दो तरह के होंगे कंपोनेंट, एक तो फोर्स के कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स, इस फोर्स का जो कंपोनेंट होंगे, यानी ये कंपोनेंट किसके हमें अलॉन्ग लेना है, ये पैरेलल लेना है टू एक्सिस मीन्स यहाँ पर होगा जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं तीनों, यानी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये फोर्स के कंपोनेंट आ गए। तो चूँकि हमने पहले वाले फोर्स P को 1 से डिनोट किया था, तो अब इस वाले फोर्स जो NP है उसको हम 2 से डिनोट करेंगे, मीन्स x2 से और y2 से और z2 से, जो कि करस्पॉन्डिंग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और z एक्सिस के करस्पॉन्डिंग ये कंपोनेंट है। तो इसमें सबसे पहले जो अपान में
यानी फोर्स जो है वो पहले तो लिख दें, एन पी लिख दें, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन होना है किसी का, आपको पता है किसका होना है, तो एन पी पहले फोर्स लिख दें। वैसे डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, लेकिन हम जनरल बता रहे हैं ताकि और प्रॉब्लम में आप इसी थ्योरी का यूज़ करें। तो यहाँ पर देख लीजिए नीचे क्या है इसके, और 0 0 और 1 है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 0 0 और 1 लिख दीजिए। तो 0 में इंटू करेंगे तो x2 की वैल्यू तो 0 हो जाएगी, इस तरीके से y2 की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, बस z2 की वैल्यू जो है वो np के बराबर आ गई। वैसे भी हम रीडली यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फोर्स सिर्फ z एक्सिस के पैरेलल है यहाँ पर, और बाकी चूँकि परपेंडिकुलर है एक्सिस और y एक्सिस के लॉन्ग, तो उसके लिए कंपोनेंट इसके 0 होंगे, तो डायरेक्ट भी हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन और डायरेक्शन दूसरी कोई होगी तो फिर हमारे लिए और फोर्सेस या दूसरे सवाल के लिए दिक्कत होगी, तो हम आपको जनरल मेथड से हमने आपको बता दिया किस तरीके से निकालना है। ये तो फोर्सेस के हो गए। अब हम बात कर रहे हैं इसी एनपी फोर्स के वजह से जो हमारा मोमेंट ऑफ कपल हुआ है, तो उसको भी 3 पार्ट में जब तोड़ेंगे, यानी उसके कंपोनेंट निकालेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंट, तो मोमेंट के मोमेंट्स ऑफ कपल मोमेंट्स ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ मोमेंट ऑफ कपल। तो इस जो कपल है उसका मोमेंट, हम उसके कंपोनेंट निकालेंगे। कंपोनेंट और मोमेंट ऑफ कपल जब डिफाइन करेंगे अबाउट एक्सिस, यानी एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में हम लोग जानते हैं इस फार्मूले से दिए जाते हैं। ये फार्मूला हमने पहले भी लिखा था, बस पी फोर्स के लिए लिखा था, वहाँ पर 1 का यूज़ किया था, और जो हम यहाँ पर एन पी फोर्स दूसरा है उसके लिए 2 का यूज़ करेंगे, यानी L2I प्लस का M2J प्लस का N2J N2K। और राइट हैंड साइड में आपको मालूम है एक डिटर्मिनेंट होगी, जिसमें फर्स्ट रो में आई कैप, जे कैप और के कैप होगा, और सेकंड रो में पॉइंट होगा, जो जिस एनपी जो इस लाइन के अबाउट लग रहा है, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 1 दिया, उसमें ये पॉइंट ले लीजिए। पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट, ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा और 0। तो इसको तो हम सेकंड रो में लिखेंगे, ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा और 0। और यहाँ पर आपको मालूम है जो फोर्स के जो कंपोनेंट हैं उनको लिखा जाता है, तो ये फोर्स के कंपोनेंट हमारे ऊपरी लिखे हैं 0 0 और एन पी, तो इनको लिख देंगे एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में और जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। और यहाँ से हम लोग ये L2 M2 N2 की वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे। तो इसके लिए एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो एक्सपेंड कर दीजिए इस रो के अबाउट। तो आई से जाने वाले रो और कॉलम को जब यहाँ पर छुपाएंगे, इसका इंटू इसमें माइनस इसका इंटू इसमें कर देंगे, तो ये वैल्यू हो जाएगी एन पी इंटू ए साइन थीटा, और ये हो जाएगा इंटू 0। ये लिखेंगे और जे से जाने वाले रो और कॉलम को छुपा लेंगे, इसका इंटू इसमें करेंगे, इसका इंटू इसमें करेंगे, तो वैल्यू मिलेगी हमको एन पी इंटू ए कॉस थीटा माइनस 0 और प्लस के कैप करेंगे, तो ये तो वैल्यू तो 0 आ रही है क्योंकि इसको छुपा रहे हैं। अब के यानी मैं रो और कॉलम से इसका इंटू करेंगे जब भी 0, इसका इंटू इसमें करेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी कुल मिला के वैल्यू 0 आ जाएगी। तो हम इसे थोड़ा सही करके लिख दें, तो कैसे लिख सकते हैं, यानी एन पी ए साइन थीटा इंटू आई कैप, ये आई कैप का कोफिशिएंट हो जाएगा। इसी तरीके से जे का हो जाएगा, माइनस को ब्रैकेट के अंदर लिख दें, और यहाँ पर हो जाएगा एन पी इंटू ए इंटू कॉस थीटा जे कैप, और इधर 0 के, और चूँकि ये इक्वल चल रहा है L2I प्लस M2J प्लस N2K के, तो इनके जब कंपेयर करेंगे आई के कोफिशिएंट, दो वेक्टर बराबर होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट इक्वल होते हैं, तो L2 की वैल्यू हो जाएगी एन पी इंटू ए साइन थीटा के बराबर हो जाएगी। इसी तरीके से M2 की वैल्यू माइनस एन पी इंटू ए कॉस थीटा के, और N2 की वैल्यू आ जाएगी 0 के बराबर। ये जब सारी वैल्यू हमने फाइंड कर ली है L2 M2 N2 की, तो जो रिजल्टेंट फोर्स है, अब रिजल्टेंट फोर्स के बारे में बात करें, दोनों फोर्सेस के बारे में हमने सारे कंपोनेंट जो 6 कंपोनेंट होते हैं वो सारे फाइंड कर लिए हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं रिजल्टेंट के बारे में, यानी उसके कंपोनेंट के बारे में, रिजल्टेंट के कंपोनेंट के बारे में। कंपोनेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स along एक्सिस मीन्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस। तो एक्सिस के अलॉन्ग जो रिजल्टेंट फोर्स का कंपोनेंट होगा उसे कैपिटल एक्स से डिनोट करेंगे, जो कि सिग्मा जितने भी फोर्सेस हैं उनके एक्सिस के अबाउट के कंपोनेंट का सम होगा, जिसे सिग्मा x1 से डिनोट किया, जिसकी वैल्यू चूँकि 2 कंपोनेंट है तो x1 प्लस x2 ही आएगा, 3 होता तो x3 हो जाता है, एंड सो ऑन।
और इनकी जो वैल्यू है x1 की वैल्यू पीछे देख लीजिएगा p के बराबर निकली थी, x2 की वैल्यू अभी हमने निकाली थी वो 0 के बराबर है। यहाँ पर x2 की वैल्यू हमें नज़र आ रही है और ये इस तरीके से x की वैल्यू तो p आ गई। ऐसे ही फिर हम y एक्सिस के रिजल्टेंट का y एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा, सारे फोर्सेस का y एक्सिस की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा उनका सम होगा, यानी y1 निकाला था p का और np का जो कंपोनेंट था y एक्सिस की डायरेक्शन में उसके सम के बराबर होगा, क्योंकि दोनों की वैल्यू 0 के बराबर आई थी इसलिए 0 हो गया। इसी तरीके से z एक्सिस की डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होंगे फोर्सेस के उनको कैपिटल Z से डिनोट किया जाता है और उसकी वैल्यू सिग्मा Z1 के बराबर होगी। इसका मतलब सारे जो फोर्सेस उनका Z एक्सिस की डायरेक्शन में कंपोनेंट का सम होगा। इनकी वैल्यू Z1 की 0 थी, देख लीजिएगा पीछे, और Z2 की वैल्यू अभी हम लोगों ने फाइंड की वो NP के बराबर है। तो ये टोटल वैल्यू यानी NP के बराबर आ गई। तो हम अब बात रह गई है L की। तो L जो है वो यानी मूवमेंट कंपोनेंट और मूवमेंट ऑफ कपल अलोंग एक्स एक्सिस ऑफ रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट का एक्सिस के अलोंग अगर हम मूवमेंट कंपोनेंट ऑफ निकाल रहे हैं यानी मोमेंट ऑफ कपल का, तो एक्सिस के अलोंग जित दोनों फोर्स थे तो उनका हम निकाल लें करस्पॉन्डिंग यही चीज़। तो ये L1 0 आया था और L2 की वैल्यू NPA इंटू साइन थीटा आई है। इसी तरीके से M की वैल्यू जो है अगले पेज पर हम लोग देख रहे हैं, जो M की वैल्यू आई है वो M की वैल्यू जो होती है वो M1 प्लस M2 के बराबर होती है, यानी दो फोर्सेस हैं यहाँ पर इसलिए। और M1 की वैल्यू 0 आई थी और M2 की वैल्यू भी देख लीजिएगा ऊपर कितनी निकली थी, ये माइनस की थी, तो माइनस NPA इंटू कॉसिटा, यानी कुल मिला के ये माइनस का NPA इंटू कॉसिटा के बराबर हो गई। अब एक लास्ट वैल्यू n रह गई है, यानी N1 प्लस N2 के बराबर होगी। तो N1 की और N2 दोनों की वैल्यू 0 तो इसलिए कैपिटल N की वैल्यू 0 होगी। अब हम जो चीज़ निकालना थी जो हमसे मांगा गया था वो हम लिख रहे हैं द इक्वेशन, जो हम शुरुआत में भी लिख चुके थे, इक्वेशन ऑफ, और जिसके लिए जो हमें चीज़ों की ज़रूरत थी वो हमने निकाल के रख ली थी, आ चुकी हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं द इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस इस गिवन बाई फार्मूला। फार्मूला हमने पहले बता दिया था किस तरीके से आपको याद करना है। स्मॉल y कैपिटल Z माइनस Z इंटू कैपिटल Y होल अपान कैपिटल X इज इक्वल टू कैपिटल M माइनस Z इंटू कैपिटल X माइनस X इंटू कैपिटल Z अपान कैपिटल Y इज इक्वल टू कैपिटल N माइनस X इंटू कैपिटल Y माइनस वाई इंटू कैपिटल एक्स अपान जेड हो जाएगा। अब इनकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम निकाल चुके हैं इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। कैपिटल एल की वैल्यू देख लीजिए पीछे अभी निकाल के रखी हुई लास्ट में NPA साइन थीटा के इक्वल है, माइनस फिर ब्रैकेट हम ओपन करते जा रहे हैं, वैल्यू भी रखेंगे तो ये तो माइनस का है वाई, ऐसे लिख देंगे। जेड कैपिटल जेड की वैल्यू थी NP, पी कैपिटल में है और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, जेड ऐसे लिख दी। कैपिटल वाई की वैल्यू थी कैपिटल वाई की वैल्यू थी 0 के बराबर, अपान में कैपिटल एक्स की वैल्यू थी कैपिटल पी के बराबर। अगला टर्म है कैपिटल एम की वैल्यू हमारे पास ऊपरी लिखी है माइनस NP इंटू ए इंटू कॉसिटा, माइनस इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस जेड लिख दिए और स्मॉल जेड है। और कैपिटल एक्स की वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, वो कैपिटल एक्स की जो वैल्यू थी देख लीजिए कितनी आई थी, कैपिटल एक्स की वैल्यू पी आई थी तो उसको हम पी लिख दे रहे हैं। इसके बाद ये ब्रैकेट खोला है चूँकि तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्मॉल एक्स, और जो कैपिटल जेड की वैल्यू थी उसकी वैल्यू भी लिख दें जो कि NP के बराबर आई थी, उसको यहाँ पर हमने लिख दिया। अपान में जो कैपिटल वाई है वो वैल्यू 0 के बराबर आई थी तो कैपिटल वाई की वैल्यू तो 0 हो जाएगी। ये नेक्स्ट टर्म है, इसको हमारे पास जगह जो है चलिए हम शॉर्ट में लिख देंगे, इज इक्वल टू कैपिटल N की वैल्यू 0 आई थी माइनस X इंटू कैपिटल Y की वैल्यू 0 आई थी, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। Y इंटू कैपिटल X की वैल्यू जो है कैपिटल P के बराबर है आई थी और Z की वैल्यू है NP के बराबर आई थी। ये सारी वैल्यू रख दी। अब हमें ये प्रूव करना है इस एक्सिस यानी इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल एक्सिस से जो हमारा यहाँ पर आ गया है इसका यूज़ से हम प्रूव कर देंगे। ये जो होगा एक जनरेटर होगा जिसका इक्वेशन हमें जो प्रूव करना है वो लेके आएंगे। तो सबसे पहला काम तो ये करें P से पूरे इक्वेशन पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर P से मल्टीप्लाई हुआ ऊपर नीचे P कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। तो
यानी पी को हम पूरी इक्वेशन से डिवाइड कह सकते हैं कि 1/c से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसमें तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। 1/p से अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 में 1/p से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही रहेगा। इसलिए हमारे पास वैसे और भी दूसरा मेथड से समझ सकते हैं, लेकिन हम लोग इस तरीके से समझ रहे हैं इसको। ये 0 हो जाएगा, नहीं लिख रहे हैं कि 1 से डिवाइड p से 1/p से इंटू करेंगे तो p से p कट के बना आ जाएगा। इसी तरीके से ये तो 0 का 0 रहेगा। ऊपर ऐसे लिख दें -npa इंटू कॉस थीटा माइनस जेड p प्लस का एक्स एन कैपिटल P, और राइट हैंड साइड में ये तो 0 हो जाएंगे दोनों, और ये बचेगा y और कैपिटल P अपान में n बचेगा। अब हम यहाँ पर देख लें हर एक टर्म में p आ रहा, तो पूरे इक्वेशन को p से डिवाइड कर देंगे। और p से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा, p को हटा दीजिए, बिना p के सारी चीज़ों को लिख देंगे -n यानी yn आ जाएगा। yn लिखा हुआ था, ये yn है, और ये अपान में 1 लिखना चाहे लिख दीजिए, क्योंकि 0 भी लिखा है तो इसलिए 1 लिखना ज़रूरी हो जाएगा यहाँ पर। और विदाउट एनी p हम इसको लिख देंगे na इंटू कॉस थीटा माइनस स्मॉल z और प्लस का एक्स एन आ जाएगा। p को नहीं लिखना है क्योंकि हमने p से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, तो p यहाँ से हट गया। अब जो हमें लाना है x बाई z में, यानी एक रिलेशन निकालना है, तो उसी से हमको मिलेगा ये। तो फर्स्ट को लास्ट के इक्वल कर दें, तो फर्स्ट और थर्ड से हम कह सकते हैं रेशियो से, फ्रॉम फर्स्ट थर्ड रेशियो कि एन ए साइन थीटा माइनस वाई अपान एन अपान 1 इज इक्वल टू वाई अपान एन है। तो हमें यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू को निकाल लेनी चाहिए, क्योंकि इसको हमें एलिमिनेट करना है। तो इस टर्म 1 का इंटू करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस टर्म को उधर ले जाएंगे तो एन ए साइन थीटा की वैल्यू हमको मिल गई है। ये वाई अपान एन तो था ही, और इसमें उधर जाके प्लस हो जाएगा वाई एन, और यहाँ से हम कॉमन भी ले सकते हैं वाई को, और एन को अपान 1 करते हुए एलसीएम ले लेंगे। तो एन एलसीएम लेंगे, वाई को कॉमन लेंगे, तो 1 प्लस एन का दे इंटू हो जाएगा, एन स्क्वायर हो जाएगा, और एन ए इंटू साइन थीटा की इक्वल चल रहा है। अगर हम यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी वाई 1 प्लस एन स्क्वायर अपान एन, और एन इंटू ओके एन स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, यानी एन स्क्वायर, और ए भी यहाँ पर पहुँच के आ जाएगा। तो ये हमने फर्स्ट और सेकंड से निकाल दिया, और इसको इक्वेशन नंबर हम 2 डाल देते हैं। अब हम यहाँ पर सेकंड और थर्ड से रेशियो से, आप चाहे लैंग्वेज में लिख देंगे, सेकंड और थर्ड रेशियो से हमको मिल जाएगा। तो वैल्यू है यानी माइनस के एन, माइनस का एन ए इंटू कॉस थीटा था, माइनस का स्मॉल जेड और प्लस का एक्स एन है, ऊपर 0 है, और इजिकल टू वाई अपान एन, ये थर्ड है। अब इस 0 का जाके उधर मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ ये बचेगा माइनस एन ए कॉस थीटा माइनस स्मॉल जेड है ये, और प्लस का एक्स एन, अगर हमने कैपिटल में लिख दिया तो इसे आप स्मॉल में ही समझेंगे। और राइट हैंड साइड में चूँकि 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 हो जाएगा, इस टर्म को प्लस करने के लिए उधर ले जाएं तो ये यहाँ पर 2 टर्म बचेंगे, एक्स एन को पहले लिख दें, माइनस वाले को बाद में लिख दें, और एन उधर पहुँच के एन ए इंटू कॉस थीटा आ जाएगी। यहाँ से अगर कॉस थीटा की वैल्यू निकालना है तो एन ए से डिवाइड कर देंगे, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी एक्स एन माइनस जेड, यानी ये पूरी वैल्यू अपान में एन ए से हमने डिवाइड कर दिया। तो हमें अगर ये साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 2 और 3 से, तो हम इसका यूज़ करके हम इनको थीटा को एलिमिनेट कर लेंगे। तो स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन नंबर 2 and 3 वी गेट। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 का ऐड, इसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो देखेंगे थीटा एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 1 होती है, और साइन की जो वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 2 से है वाई, और 1 प्लस एन स्क्वायर अपान एन स्क्वायर ए के बराबर इसका स्क्वायर करना है, प्लस कॉस की वैल्यू यानी राइट हैंड साइड में दोनों का राइट हैंड साइड का स्क्वायर करेंगे, यानी एक्स एन माइनस जेड अपान एन ए का होल अब स्क्वायर, क्योंकि हमने कहा था स्क्वायर करेंगे तो लेफ्ट का स्क्वायर हो गया, स्क्वायर का सम हो गया, और राइट का स्क्वायर का सम हो गया। ये वैल्यू तो 1 के इक्वल आ गई। अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो वाई का भी स्क्वायर हो जाएगा, और 1 प्लस एन स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा, अपान इसका स्क्वायर करेंगे तो एन की पावर 4 और ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स एन माइनस जेड का होल अब स्क्वायर अपान ये एन स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा। इनका फिर एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर एन की बार 4 और ए स्क्वायर एलसीएम लेंगे तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर 1 प्लस एन स्क्वायर का होल अब स्क्वायर, प्लस यहाँ पर ये ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एन की बार 4 में एन की बार 2 से इंटू होगा, एन स्क्वायर आ जाएगा, तो एन स्क्वायर का ऊपर जाके
मल्टीप्लिकेशन कर देंगे यहाँ पर एक्स एन माइनस जेड का होल स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन, इसको हम लेफ्ट में ले जाएंगे तो एन की पावर 4 ए स्क्वायर इजिकल टू वाई स्क्वायर 1 प्लस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक्स एन माइनस जेड का होल स्क्वायर। अब इस पूरी चीज़ को हम राइट में लिख दें, इसको लेफ्ट में लिख दें तो कोई भी साइन में चेंज नहीं होगा क्योंकि टोटल का इधर का उधर हो रहा है। तो इस टर्म को हम पहले लिख दे रहे हैं एन स्क्वायर एक्स एन माइनस जेड का होल अब स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस एन स्क्वायर का होल अब स्क्वायर इजिकल टू एन की पावर 4 ये स्क्वायर। अब उस तरीके से लिख दें जो हमें प्रूव करना था, हालांकि वो आ चुका है। तो यहाँ से कह सकते हैं एन स्क्वायर, एन को पहले लिख दीजिए, एक्स को बाद में, मल्टीप्लिकेशन ऐसा कर सकते हैं माइनस जेड का होल अब स्क्वायर प्लस यहाँ पर होगा, इसको वाई स्क्वायर को बाद में लिख देंगे, इसको पहले लिख दें यानी 1 प्लस एन स्क्वायर का होल अब स्क्वायर और इंटू वाई स्क्वायर को बाद में लिख दिया। इंटू है तो हम कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, इधर उधर कर दिया ऐसे। यहाँ पर एन की पावर 4 और ए स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दिया, ये हमको प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। बाखरुद्दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।